हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों की बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला डेली चल रही है। ये रिवीजन क्लास है और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया है डिटेल क्लास में, यानी कि हम लोग इसके पहले काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं जो काफ़ी विस्तृत और लेंदी थे और कॉन्सेप्ट आधारित थे। अब हम रिवीजन क्लास को देख रहे हैं, साथ ही उन सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे जो हमसे छूट गए हैं, ताकि हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। चाहे आप पीसीएस की कर रहे हो या आप और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा का विवाह होने पर पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में निम्न में से कौन सा प्रांत अंग्रेजों को दे दिया गया। आपको बताना है कौन सा प्रांत अंग्रेजों ने पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह पर चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। सभी को इसका उत्तर पता होगा, मद्रास, पुलिकट, गोवा, बम्बई। साथ ही अगर याद है तो बताइएगा, ये दहेज में जो उनको मिला था चार्ल्स द्वितीय को, इसको चार्ल्स द्वितीय ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया और कितने में या कितने के किराए पे दिया था जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि किसको मिला था, किसने दिया है दहेज में, और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को कब बेच दिया या कितने पाउंड में बेच दिया था। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो निश्चित ही ये तो सभी को पता है कि मुंबई को दहेज में पुर्तगालियों ने दिया था, और इनको जो चार्ल्स द्वितीय हैं इन्होंने मुंबई को वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था, तो ये याद रखिएगा 1668 में दिया था। कितने के किराए पे दिया था, तो मात्र 10 पाउंड किराए पर दे दिया था। याद रखिएगा, मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में इसको उन्होंने ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था किराए पर। ये सारी बातें पूछी गई हैं, बच्चा लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद काल के वाणिज्य काल का चरण निम्न में से माना जाता है। आपको बताना है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद काल के वाणिज्य काल का चरण कब माना जाता है। पहला कह रहा है 1757 से 1813। दूसरा कह रहा है 1813 से 1858। तीसरा कह रहा है 1860 से 1900, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कब ब्रिटिश उपनिवेशवाद काल का वाणिज्यिक जो काल है ये चरण शुरू हो गया था या चल रहा था। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है। 1757 से 1813 के काल को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के काल का वाणिज्य काल कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको वाणिज्य चरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इजारेदारी प्रथा जिसको कहा जाता था फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम की जो शुरुआत है ये कौन से अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में हुआ है, आपको ये बताना है। पहला है कॉर्नवालिस, दूसरा है वारन हेस्टिंग, तीसरा है डलहौजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे उत्तर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि आयोग के द्वारा पूछी हुई सारी चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा, भारत में इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं आपके वारन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। निम्न में से यह किस व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है महालवाड़ी व्यवस्था, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा है अस्थायी बंदोबस्त और चौथा है इजारेदारी व्यवस्था। फटाफट देंगे उत्तर पे चलोगा, आप सभी को पता होगा। मैंने यहाँ तक बताया है कि 100% में से कितने लैंड पे महालवाड़ी व्यवस्था थी और इसको भारत में किसने लागू किया था, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि महालवाड़ी है। और किसने किया है, मैकेंजी ने। माँ से महाल और माँ से आपका मैकेंजी, इन्होंने ही किया था। और भारत के कितने प्रतिशत लैंड पे लागू था, 30%। 51% पे आपका रैयतवाड़ी था और आपका बचा हुआ जो 20% है इस पर आपकी ज़िम्मेदारी यानी कि 19% पे क्या हो जाएगा, आपकी ज़िम्मेदारी थी। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योगों में प्रथम कौन सा उद्योग था जिसमें भारतीयों ने
अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है अनकम्प्लीट है, मैं इसको बता दे रही हूँ कि आपका क्या यहाँ पे होना चाहिए था कि ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योगों में प्रथम कौन सा उद्योग था जिसमें भारतीयों ने अपनी पूंजी लगाई थी, जिसमें भारतीयों ने पूंजी लगाई थी, आपको ये बताना है। और आपके सामने है ऑप्शन, और ऑप्शन की सहायता से दीजिएगा उत्तर। पहला है रेलवे, दूसरा है सूती वस्त्र, तीसरा है जूट, और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका लोहा। बताएंगे कौन से उद्योग में सबसे पहली बार जो आपके ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योगों का कौन सा उद्योग था जिसमें भारतीयों ने अपनी पूंजी लगाई थी, अपना पैसा लगाया था। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है, सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग काफ़ी फास्ट चलेंगे जो कि काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जब छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। भारतीय, आपको बताना है भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल, आपको बताना है भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल 1853 ईस्वी में कवास जी नाना भाई द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। पहला कह रहा है सिरसा, दूसरा कह रहा है पुणे, तीसरा कह रहा है सूरत, और चौथा कह रहा है मुंबई। आपको बताना है कहाँ पे 1853 में कवास जी नाना भाई ने पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया था। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? निश्चित ही ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, मुंबई हो जाएगा। आप लोगों का परफॉर्मेंस भी बेहतर है, अच्छा है, ऐसे ही खूब मेहनत कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय औद्योगिकरण की दिशा में भारतीय पूंजी से निर्मित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है भारतीय औद्योगिकरण की दिशा में भारतीय पूंजी से निर्मित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। पहला कह रहा है 1897, दूसरा कह रहा है 1899, तीसरा कह रहा है 1905, और चौथा कह रहा है 1907। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। कब बना है आपका टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा है, तो याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही है, निश्चित ही इसमें आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में है, कह रहा है दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तकों में कौन सा है जो सही नहीं है। पहला कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरा कह रहा है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, तीसरा कह रहा है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, चौथा कह रहा है इंडियन एग्रीकल्चर, चौथा कह रहा है कि सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो कि उनकी पुस्तकों में से नहीं है या सही नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी पुस्तकें उनके जो है मतलब एग्ज़ाम के द्वारा पूछे गए हैं, आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आपका इंडियन एग्रीकल्चर इनका नहीं है। बाकी पुस्तकें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी इन्हीं की पुस्तक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सब इन्हीं का है। इसके अलावा धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्हीं ने दिया है। अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल नहीं था। इसमें से कौन सा कारण है जो 1857 के विद्रोह का कारण नहीं है। पहला कह रहा है डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, तीसरा कह रहा है चर्बीयुक्त कारतूसों का तात्कालिक कारण, और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। और एक आपका और भी है अंग्रेजों का आधुनिक शिक्षा का विकास, और कह रहा उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको इसका उत्तर देना है, फटाफट बताइएगा कि 1857 की क्रांति के लिए कौन सा रीज़न है जो जिम्मेदार नहीं है। आपके सामने है 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन है, और इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद तो आपको बिल्कुल ही इसमें समस्या नहीं होना है कि आपका जो सही नहीं है वो आपका 5वां, यानी कि आधुनिक शिक्षा का विकास, ये 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था। आपका डलहौजी की हड़प नीति भी है, वेलेस्ली की सहायक संधि, चर्बीयुक्त कारतूस थे ही, और अंग्रेजों का धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ये भी था। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत ये नहीं है। निश्चित ही अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ने बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ और भी ज़्यादा अच्छा कर दिया था, उनकी सोच को अंग्रेजों की तरफ बेहतर कर दिया था। बाद में वो जब बहुत जागरूक हुए तब वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए। 1857 के समय तो ऐसे लोग अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे जो अंग्रेजी पढ़ चुके थे। तो आपका केवल और केवल 5वां सही नहीं है। अगला देखिए, डलहौजी द्वारा
किए गए भारतीय विरोधी कार्यों में कौन सा सत्य नहीं है? डलहौजी द्वारा किए गए भारतीय विरोधी कार्यों में कौन सा सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है हड़प नीति द्वारा जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, क्या ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? दूसरा कह रहा है अवध के नवाब को गद्दी से उतारना एवं पेशवा की पेंशन बंद करना। तीसरा कह रहा है तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त करना। चौथा कह रहा है रेलवे का विकास। और पांचवा कह रहा है कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ना हो। निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि क्या हो जाएगा। डलहौजी द्वारा भारतीय विरोधी कार्यों में कौन सा है जो सत्य नहीं है। अब आप बताएंगे कौन सा है जो सही नहीं है। तो याद रखेंगे डलहौजी द्वारा जो भारतीय विरोधी कार्य किए गए हैं इसमें आपका रेलवे का विकास नहीं है, ये भारतीय विरोधी नहीं है। बाकी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अवध के नवाब को गद्दी से उतारना, पेशवा का पेंशन बंद करना, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त करना और बाकी राज्यों का हड़प, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन रेलवे का विकास भारत विरोधी नहीं था। ये उन्होंने अपने वाणिज्यिक और अपने सैन्य फायदे के लिए किया था, लेकिन भारतीय विरोधी इसको हम नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डलहौजी द्वारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपमानित लाल किले को छोड़कर निम्न में से कहाँ रहने का आदेश दिया था? आपको बताना है डलहौजी ने जो अंतिम मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, इनको अपमानित किया और उनसे कहा कि लाल किले को छोड़ करके आप दूसरी जगह जा करके रहिए, ऐसा आदेश उन्होंने दिया है। वो जगह कौन सा है जहाँ उनको जाने का आदेश दिया गया? पहला है ताजमहल, दूसरा आगरे का लाल किला, तीसरा है कुतुब मीनार और चौथा है दिल्ली की जामा मस्जिद। बताएंगे बच्चा लोग कौन से स्थान पे जाने का आदेश दिया गया था डलहौजी के द्वारा जो है बहादुर शाह जफर को? तो याद रखेंगे आपका क्या सही हो जाएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार परिसर में जाकर रहने का आदेश दिया था डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग काफ़ी फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं और काफ़ी कुछ मैं आपको बता भी चुकी हूँ, रिवीजन भी हो रहा है, साथ ही कुछ नई बातें आप लोगों को सीखने के लिए भी मिल रहा है। तो याद रखिएगा रिवीजन प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है। 1857 ईस्वी की क्रांति का दिन निम्न में से कौन सा निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का दिन कौन सा निश्चित किया गया? पहला 31 मई 1857, दूसरा 10 मई 1857, तीसरा 10 जून 1857 और चौथा 30 जून 1857। बताएंगे कौन सा डेट जो है वो निश्चित किया गया था, लेकिन ये डेट से पहले ही हो गया था, जो एक पतन का कारण भी माना जाता है क्योंकि ये संगठित नहीं हो पाए। आगे पीछे किया इन्होंने, समय से पहले विद्रोह शुरू हो गया था। तो एग्जैक्ट डेट कौन था जिस पर करना था? हालांकि ये पहले ही शुरू हो गया था, तो आपको वो बताना है। तो याद रखें क्या हो जाएगा, 31 मई 1857, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ किस तिथि को माना जाता है? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था ये किस तिथि को माना जाता है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है 17 जून। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है होना चाहिए था आपका, ठीक है चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि अभी तो मैंने इसको खास करके किया है। तो आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किस तिथि से माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो है होना तो था आपका जो है 31 मई को, लेकिन ये कब शुरू हो गया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा संशोधन कर रही हूँ। आपका जो 17 है ये आपका मैं कर दे रही हूँ, जो यहाँ पे 17 इसको मैं कर रही हूँ 29 जून, और इसको मैं कर रही हूँ आपका 10, एक और भी ले लीजिए आप लोग, 18 जून 1857, और आपका लास्ट है 10 मई 1857। बताएंगे। अब आपका ये है आपका डी ऑप्शन, या चौथा ले लीजिए, ये आपका तीसरा है, और बाकी आप लोग पहला दूसरा कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का वो ऑप्शन बदलने की वजह से दिक्कत हुई। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी को अंग्रेज़ों से मतलब जो लड़ती हुई कब शहीद हुई थी, तो यहाँ पे शहीद की तिथि बतानी थी। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है कि शुरुआत किस डेट को हुई थी, आपको ये बताना है। वैसे शुरुआत तो होनी थी 31
हाँ जो है पहले ही देख चुके हैं कि हम इसको पहले ही शुरू कर चुके थे। तो कब हमने शुरू किया था आपको ये बताना है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। इसके आज सफल होने के लिए बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि समय से शुरू हो गया, समय से पहले ही हो गया था। तो 31 मई 1857 को शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये शुरू कब हो गया? 10 मई 1857 को ही ये शुरू हो गया था, जिसकी वजह से समय से पहले शुरू होने की वजह से ये पतन हो गया था। ये जो ऑप्शन दिया था यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी में अंग्रेजों से लड़ती हुई कब शहीद हुई थी। आपको यहाँ पे तिथि बताना था। तो रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी, तो ये आपका क्वेश्चन अगर आए तो 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हो गई थी। 1857 31 मई 1857 को शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये शुरू कब हो गया? सारे डेट पूछे गए हैं, 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया था। तो तीनों बात याद रखिएगा। आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर निम्न में से किस अंग्रेज सेनापति ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा ये फेमस स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने कहा है। जनरल रेनाल्ड या जनरल ह्यूरोस या जनरल नील या निकलसन? फटाफट उत्तर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये बात किसने कहा है। निश्चित ही जिसने उनका दमन किया है या जिससे लड़ती हुई वो मारी गई थी, वो कौन है? जनरल ह्यूरोज। इन्होंने ही कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसी बात। यहाँ तक कि एक गवर्नर जनरल थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी और 10 महिलाएं हिंदुस्तान में हो जाती तो हमें कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तात्या टोपे अपने किस गद्दार मित्र के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे, और ये गिरफ्तार होने वाले अंतिम 1857 के विद्रोही थे? आपको बताना है कि ये कौन है जो तात्या टोपे के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिनकी गद्दारी की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए। और ये अंतिम व्यक्ति हैं जो 1857 का विद्रोह काफ़ी समय तक करते रहे, लास्ट तक करते रहे, और एट लास्ट अपने दोस्त की गद्दारी की वजह से पकड़े गए और इनको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो याद रखिएगा कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मान सिंह नरूका। आगे बढ़ेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति ने सेना नायकों में से किसके लिए अंग्रेजों द्वारा यह वाक्य कहे गए, अदम्य साहस के गुणों के परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक? बहुत ही शानदार प्रश्न। बताएंगे कि ये स्टेटमेंट किसके लिए अंग्रेजों के द्वारा कहा जा रहा है। 1857 के क्रांति के टाइम कहा जा रहा है कि वो अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। ये कौन है आपको बताना है। तात्या टोपे है या मौलवी अहमदुल्ला है या कुंवर सिंह है या खान बहादुर हैं? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे। जिनसे सबसे ज़्यादा अंग्रेज परेशान थे वो थे अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति को जिहाद घोषित कर दिया था। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था। सोचिए उस समय का 50,000 आज की कितने ज़्यादा अमाउंट के बराबर है, आप समझ सकते हैं। निश्चित ही काफ़ी हाई अमाउंट था। अगला देखिए, रांची एवं उनसे संबंधित को या व्यक्ति, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था राज्य एवं उससे संबंधित। देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, राज्य एवं उससे संबंधित शासक या व्यक्तियों से संबंधित कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं। राज्य और उनसे संबंधित शासकों या व्यक्तियों से संबंधित कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है दिल्ली, क्या यहाँ से बहादुर शाह जफर जो है और बख्त खां विद्रोह कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कानपुर, क्या यहाँ से नाना साहब और तात्या टोपे थे। तीसरा कह रहा है लखनऊ, क्या यहाँ से बेगम हज़रत महल और बिरजिस कादिर थे। चौथा कह रहा है झांसी, क्या यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई थे। पांचवा कह रहा है फैज़ाबाद, क्या यहाँ से लियाकत अली थे। फटाफट बताएंगे कौन सा है जो सही नहीं है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है वहाँ के शासक या व्यक्ति जो विद्रोह कर रहे हैं, 1857 का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 सुमेलित नहीं है। फैज़ाबाद में लियाकत अली नहीं है। फैज़ाबाद में कौन है आपको अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। चलिए अगला देखिए,
राज्य एवं शासकों के संबंध में कौन सा है जो सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है आपको ये बताना है। कह रहा है जगदीशपुर के यहाँ से कुंवर सिंह थे। दूसरा कह रहा है फैज़ाबाद के यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला थे। तीसरा कह रहा है इलाहाबाद के यहाँ से लियाकत अली थे। चौथा कह रहा है बरेली के यहाँ से अमर सिंह थे। और पांचवा कह रहा है इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन से प्लेस से कौन सा व्यक्ति 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। तो आप याद रखेंगे आपका चौथा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज सेनानायक को एवं उनसे संबंधित भारतीय राज्यों के संदर्भ में सही है। बताएंगे कौन सा है जो सही है। एक तरफ है अंग्रेज सेनानायक और दूसरी तरफ है राज्य जो 1857 की क्रांति का दमन कर रहे हैं। पहला है दिल्ली, क्या यहाँ पे निकलसन और वाटसन थे। दूसरा कह रहा है कानपुर, क्या यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल थे। तीसरा कह रहा है झांसी, क्या यहाँ पे जनरल ह्यूरोज थे। तीसरा कह रहा है जगदीशपुर, क्या यहाँ पे विलियम टेलर थे। और पांचवा कह रहा है फैजाबाद, क्या यहाँ पे बिनसेट थे। फटाफट देंगे उत्तर और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फटाफट बताएंगे क्या है जो आपका सही नहीं है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सही नहीं है। याद रखिएगा जो सही नहीं है वो बताना है। सही नहीं है, जो सही नहीं है कौन सा है जो सही नहीं है। आपके पास देखिए 5 ऑप्शन हैं और इसमें से कोई एक है जो सही नहीं है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर 5 है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 फैजाबाद में बिनसेट कह रहा है, ये आपका सही नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बाकी सही सुमेलित हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। कह रहा है राज्य एवं विद्रोह को कुचलने वाले सेना नायकों में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक है जो सही नहीं है राज्य एवं विद्रोह को कुचलने वाले सेना नायकों के बारे में। कह रहा है फैजाबाद, क्या यहाँ पे जनरल रेनॉल्ड थे। दूसरा कह रहा है इलाहाबाद, क्या यहाँ पे कर्नल नील थे। तीसरा कह रहा है बरेली, क्या यहाँ पे विंसेंट आयर थे। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे उपरोक्त सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और चारों को देखिए और फटाफट उत्तर दे दीजिए कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। और आपको ये सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं तो उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, सारे सही सुमेलित हैं। ये सारे याद रखिएगा कौन सा राज्य है और कौन सा गवर्नर जनरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है। और आप सभी को इसका नाम पता होगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला कह रहा है वीडी सावरकर, दूसरा कह रहा है अशोक मेहता, तीसरा कह रहा है आर.सी. मजूमदार और चौथा कह रहा है एस.एन. सेन। बताएंगे बच्चा लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है। निश्चित ही सभी को पता होगा जो वीडी सावरकर हैं यही ये पुस्तक लिखते हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेज़ों को बहुत सारे पन्ने मिले जिस पे कुछ लिखा हुआ था। जब उन्होंने उस पन्ने को पढ़ा तो उनको पता चला कि 1857 की क्रांति को इन्होंने लिखा है और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बनाया है। तो उन लोगों ने इसको उठा के रख लिया, यानी कि छुपा दिया था। बहुत दिनों बाद ये पुस्तक छपी थी, इसको छपने नहीं दिया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणामों में सही नहीं है। कौन सा परिणाम सही नहीं है 1857 की क्रांति के बारे में। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से, आपका यहाँ से पहला है ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। दूसरा कह रहा है कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। तीसरा कह रहा है भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की सरकार के हाथों में आ गया। चौथा कह रहा है भारत शासन संचालन के लिए एक नए पदभार सचिव का निर्माण किया गया जिसकी मदद के लिए 20 सदस्य परिषद का निर्माण भी किया गया। और चौथा कह रहा है मतलब लास्ट जो है आपका 5वां, ये कह रहा कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। फटाफट बताएंगे 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या नहीं हुआ था। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा, खूब सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा। एग्ज़ाम में जब माइनर सी गलतियों से गलत हो जाता है तो बहुत बड़ा परिणाम उसका निकल के आता है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या सही नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही नहीं है, जो कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि सचिव के पद का निर्माण किया गया, लेकिन उनकी मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया था, 20 नहीं।
पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथे में आपका बस 15 कर दीजिए तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखेंगे आपका 15 सदस्यों का परिषद था, 20 नहीं था। अगला क्वेश्चन, पील कमीशन व रॉयल कमीशन आयोग का संबंध निम्न में से किस विषय या क्षेत्र से था? फटाफट बताएंगे। पील कमीशन का गठन किस लिए किया गया और इसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं, इसलिए बताना है आपको और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार, कृषि सुधार या उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप सभी को पता होगा कि पील कमीशन या रॉयल कमीशन किससे जुड़ा है, चूँकि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और एक कमीशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे क्या सही है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। सैन्य सुधार से जुड़ा हुआ था पील कमीशन या रॉयल कमीशन। सन्यासी विद्रोह निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? कौन सा गवर्नर जनरल था जब हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह? आप सभी को पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जो है कौन सा उन्होंने ग्रंथ लिखा था सन्यासी विद्रोह के बारे में? अच्छा अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। दीनबंधु मित्र की तो नील दर्पण थी जिसमें उन्होंने नील विद्रोह का वर्णन किया है। अगर आपको याद है तो फटाफट बताइएगा कि बंकिम चंद्र, अच्छा आनंद मठ, बिल्कुल याद आ गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है, कई बार पूछा गया है। तो गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, विलियम पेंटिक, डलहौजी और बेलेस्ली। तो निश्चित ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है। आपके वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में सन्यासी विद्रोह हुआ है जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी ग्रंथ आनंद मठ में किया है। भगत जवाहर एवं राम सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? आपको बताना है भगत जवाहर और राम सिंह का संबंध कौन से आंदोलन से है। पहला है पागलपंथी, दूसरा है कूका, तीसरा है रमोसी और चौथा है बहावी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आप सभी को ये पता होना चाहिए, विद्रोह वगैरह बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सारे जनजातियों के विद्रोह हैं खास करके, तो याद रखेंगे किससे जुड़े हुए हैं, जवाहरमल और राम सिंह। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कूका विद्रोह जो कि पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला भी देखिए विद्रोह से ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न विद्रोह एवं उनके नेता के संदर्भ में कौन सा है जो सही है? पहला कह रहा है रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू। दूसरा खासी विद्रोह, सरदार तीरथ सिंह। तीसरा भील विद्रोह, मोती लाल तेजावत। चौथा नागा विद्रोह, रानी गैडानेल्लू। और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही है और इसमें भी समस्या नहीं होना चाहिए। ये सारे विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करने का प्रयास कर रही हूँ, तो यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल सही हैं बच्चा लोग, याद रखिएगा। बस मेरा मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना और कम क्लास में बहुत सारी बातें आप लोग को उपलब्ध कराना, बशर्ते आप लोग इस बात को समझें और मेहनत करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास निम्न में से किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट उत्तर दीजिएगा। 1813 है, 1833 है, 1801 है या 1892 है। और निश्चित ही सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में रखा गया शिक्षा के क्षेत्र में और इसका उपयोग 1823 तक नहीं हो पाया और आगे चल के मैकाले के टाइम पीरियड में जाके इस पैसे का उपयोग हो सका, जो कि बहुत ही छोटा या तुच्छ अमाउंट था, उसका भी उपयोग नहीं हो सका। बस ये कहने की बातें थी, लेकिन 1813 में शुरू हो गया था, मतलब रखा गया था। अगला देखिए, निम्न में से किस अंग्रेज शिक्षाविद ने यह वाक्य कहा कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? निश्चित ही ये हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने वाली बात थी। निश्चित ही अपने आप में ये बहुत ही अपमानित किया है उन्होंने। और सभी को पता होगा कौन है, मैकाले हैं, वुड हैं, प्रिंसेप हैं, विल्सन हैं। तो निश्चित ही जिन्होंने कहा था कि अगर मैं भारत में ज़्यादा दिन रह गया तो यहाँ पे एक भी मूर्ति पूजक नहीं दिखेगा, एक भी टीका लगाने वाला नहीं दिखेगा। ऊपर से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन अंदर से उनकी विचारधारा अंग्रेज़ों की हो जाएगी। उन्होंने ही कहा भारतीय साहित्य और अरब की साहित्य जो ब्रिटेन की जो लाइब्रेरी की एक अलमारी के एक तख्ते या कच्छ के जितना भी नहीं है। सभी को पता है ये कौन है, मैकाले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए,
वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? वुड डिस्पैच के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। दूसरा, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। चौथा, महिला शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। कौन सा है जो वुड डिस्पैच के बारे में सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को पहले भी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। यानी कि पीछे के क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं उसमें आपकी ये सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। रिपीटेड प्रश्न है ये। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका, तो याद रखेंगे क्या सही है। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा पर भी यहाँ पे जोर दिया गया था, ध्यान दिया गया था। कह रहा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये सही नहीं है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा आयोग एवं उसकी स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आपका एक तरफ शिक्षा आयोग है, दूसरी तरफ वर्ष है, इसमें से बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। पहला है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, क्या ये 1854 में आया था? दूसरा है, हंटर कमीशन, क्या 1882 में आया है? तीसरा है, रैले कमीशन, क्या ये 1904 में आया है? पांचवा है, सैडलर आयोग, क्या ये 1917 में आया है? और आपका नेक्स्ट है कि उपरोक्त सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। एक तरफ आपके आयोग है और दूसरी तरफ उनसे जुड़ा हुआ ईयर है, वर्ष है जब ये आयोग आए हैं। इसमें से कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है, आपको वो बताना है। याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है, तो आपका रैले सही नहीं है, जो कि ये 1902 में आया है। गवर्नर जनरल पूछेगा तो यहाँ पे डलहौजी है, डलहौजी एग्जाम में आया हुआ है, डलहौजी है। और यहाँ पे रिपन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपन है। यहाँ पे कौन है? कर्जन है, ये पीरियड कर्जन का है। यहाँ पे आप सभी को पता है चेम्सफोर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहे, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में कौन सा शिक्षा आयोग आया है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कृषि विभाग व पुरातत्व विभाग की स्थापना निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में हुई है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कृषि विभाग व पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया है। ये गवर्नर जनरल काफ़ी डिस्प्यूटेड हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जिसकी वजह से इतिहास में इनको अच्छा नहीं माना जाता। डलहौजी है, कर्जन है, रेपन है, डफरिन है। तो सभी को पता होगा ये कौन हो सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है, तो निश्चित आप लोग की निगाहों से ज़रूर गुजरा होगा कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है बिल्कुल सही है। कर्जन ने ही कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना की, सिंचाई विभाग की भी स्थापना की थी, लेकिन इनका बंगाल विभाजन इनके ऊपर बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। अगला देखिए, कर्जन के समय प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? आपको वर्ष बताना है। फटाफट कमेंट कीजिएगा किस वर्ष ये जो है इन्होंने पारित किया है। पहला ऑप्शन है 1902, दूसरा है 1904, तीसरा है 1905 और नेक्स्ट है 1907। फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका क्या सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है जो 1904, हाँ बिल्कुल सही है, 1904 ही होगा, क्योंकि 1904 में ही आपका शिक्षा आयोग 1902 में इनके टाइम में शिक्षा आयोग आया है और 1904 में इन्होंने ये अभिलेखीय संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया है। 1904 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जो है कह रहा है कि इसमें से इस्पात की चौखट होगा। इस्पात की चौखट, इस्पात की चौखट यानी कि लोहे की चौखट के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? किसे लोहे की चौखट या इस्पात की चौखट कहा जाता है? पहला है भारतीय लोक सेवा, दूसरा है भारत सेना, तीसरा है भारतीय उद्योग और चौथा है प्राथमिक शिक्षा। कौन है जिसको इस्पात की चौखट के नाम से जाना जाता है? और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आयोग ने इसको पुटअप किया हुआ है एग्ज़ाम में। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल नहीं सही है। भारतीय लोक सेवा आयोग को इस्पात की चौखट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी? कह रहा कौन सा आयोग है जिसके सुझाव पर भारत सरकार ने यूजीसी की स्थापना किया है? आपको उसका नाम बताना है। सैटलर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या मेहता आयोग। कौन है जिनकी सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की जा रही है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन है? राधा कृष्णन आयोग, इन्हीं की सिफारिश पे यूजीसी की स्थापना किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1780 में प्रकाशित हुआ अखबार जो भारत का प्रथम अखबार माना जाता है, ये कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ईयर एकदम याद रखिएगा, 1780 की बात कर रहा है। में प्रकाशित अखबार जो भारत का पहला अखबार है, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, क्या है? बंगाल गजट, कोलकाता जनरल, दिग्दर्शन या संवाद कौमुदी? बताएंगे बच्चा लोग। निश्चित ही आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका कौन हो जाएगा? बंगाल गजट। और इसके कौन थे प्रकाशित करने वाले? अगर आपको याद है तो फटाफट बताइएगा, बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे, प्रकाशन करने वाले कौन थे? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, आपको ये बताना है और आपको उत्तर पता होना चाहिए। और बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन हो सकते हैं जो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जिनको दिया जाता है? तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। इन्हीं को कहा जाता है पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के समाचार पत्रों में सही है कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित किया जाता था? पहला कह रहा है संवाद कौमुदी, दूसरा कह रहा है मिरातुल अखबार, तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के समाचार पत्रों में कौन सा है जो सही है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार दोनों राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संपादक एवं समाचार पत्रों में कौन सा है जो सही सुमेलित है? पहला कह रहा है सोम प्रकाश, क्या ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित होता है? दूसरा कह रहा है हिंदू पैट्रियट, क्या ये राजकुमार क्रिस्टोफर दास या पाल द्वारा प्रकाशित होता है? तीसरा कह रहा है केसरी, क्या ये बाल गंगाधर तिलक का है? चौथा कह रहा है मिरातुल अखबार, क्या ये राजा राम मोहन राय का है? पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे संपादक एवं समाचार पत्रों में कौन सा है जो सही सुमेलित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये गलत नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन से समाचार पत्र के कौन है जो संपादक हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद होने चाहिए। बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। इसको बार बार रिविज़न करके नोट करके जैसे भी करके याद कर लीजिएगा बच्चा लोग। ये सारी मेहनत आपके लिए है। अगर आप इस मेहनत का सही फल देना चाहते हैं हमें, तो मेहनत करके याद कर लीजिए और जल्दी से सिलेक्शन दीजिए और फिर हमें गुड न्यूज़ दीजिए ताकि हमें भी खुशी हो। देखिए, समाचार पत्र एवं प्रकाशित भाषा में कौन सा है जो सही सुमेलित है? एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशित भाषा है और ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा है जो सही है। पहला कह रहा है मराठा, क्या ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था? दूसरा है केसरी, क्या ये मराठी में प्रकाशित होता था? तीसरा है सोम प्रकाश, क्या ये बंगाली में प्रकाशित होता था? चौथा है मिरातुल अखबार, क्या ये फारसी में प्रकाशित होता था? पाँच वगैरह उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आज की क्लास में आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन जो हैं सब आयोग के हैं। याद रखिएगा, ये आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं ये 4 बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कई बार आया है कि मराठा किस भाषा में प्रकाशित होता है? अंग्रेजी। केसरी किस में होता है? मराठी। सोम प्रकाश बंगाली। मिरातुल अखबार फारसी। किसके द्वारा प्रकाशित होता है? किस भाषा में प्रकाशित होता है? ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, सभी सही हैं। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमारी तरह बहुत मेहनत करेंगे। आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगला देखिए, महात्मा गांधी के संपादक समाचार पत्रों में कौन सा सही है? महात्मा गांधी के द्वारा संपादित समाचार पत्रों में कौन सा सही है? पहला है यंग इंडिया, दूसरा है नवजीवन, तीसरा है हरिजन और चौथा उपरोक्त सभी। फटाफट बताएंगे महात्मा गांधी के संपादक समाचार पत्रों में कौन सा है जो सही है। तो निश्चित ही बच्चा लोग, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सभी किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। तो याद रखेंगे, सारी बातें सही हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और आज मैंने क्लास को बहुत फास्ट कवर किया है बच्चा लोग, क्योंकि बहुत समय लग जाता है आप लोगों के लिए पीडीएफ वगैरह बनाने में। कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपको समय दें, लेकिन क्वेश्चन छोटे रहते हैं इसलिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। बस जितना हो पाए आप लोग भी मेहनत कीजिए। जितना टाइम आपके लिए हम करते हैं, देते हैं, उतना आपको भी अपने लिए करना होगा और उससे कहीं ज़्यादा करना होगा। सिर्फ टीचर्स को मार्गदर्शक बनाइए, सहयोगी बनाइए, दोस्त बनाइए, मतलब बैसाखी मत बनाइए, हमारे बिल्कुल सहारे मत हो जाइए। खुद भी मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हम लोग ऐसे ही डेली
प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी ज़रूरत हो, जो भी परेशानी हो, कमेंट कीजिए, आपके लिए हम हमेशा हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और ढेर सारी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।